वेलकम टू आर यू चैनल। आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ एंड डूज वी हैव लेफ्ट बिहाइंड का एक्सप्लेनेशन, जो कि 6th एपिसोड है 4th सीजन ऑफ फॉक्स साइंस फिक्शन ड्रामा टेलीविजन सीरीज फ्रिंज का। और ये एपिसोड का 71st एपिसोड है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आता है तो मैं इसके और भी एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। इस एपिसोड में फ्रिंज टीम दिखाई गई है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है टाइम लूप में होने वाली डेथ्स को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को, जहाँ सीन स्टार्ट होता है एक दोपहर में, जहाँ एक लेडी अपनी 6 साल की बेटी के लिए लंच बना रही होती है। सब कुछ यहाँ नॉर्मल लगता है जब तक कि वो लेडी सिंह की ओर मुड़कर नहीं देखती कि सिंह काला और ऐशी हो चुका है। वो जो देख रही थी उसे समझने में उस लेडी को थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर वो किचन के चारों ओर देखना शुरू कर देती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि पूरा किचन काला पड़ चुका है, जैसे कि वहाँ कभी आग लगी हो। वो लेडी जल्दी से अपनी बेटी की ओर जाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी जो उसके पीछे ही खेल रही थी वो अब गायब हो चुकी है। लेडी घबरा जाती है और बेडरूम की ओर भागने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी 6 साल की बेटी अब 3 साल में बदल चुकी है। टाइम के साथ वो बेडरूम भी अपने पुराने फॉर्म में बदल गया था। लेडी अब जोर जोर से रोने लगती है और घर के बाहर भाग जाती है अपने 3 साल की बेटी को लेकर। बाहर लोगों का ग्रुप उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। किचन की तरह ही वो पूरी बिल्डिंग जल चुकी है, लेकिन आग के बिना। ऐसा लगता है कि पूरा टाउन कुछ साल पहले टेलीपोर्ट हो चुका है, क्योंकि ठीक वैसे ही फायर एक्सीडेंट पास में भी हुआ था। अचानक बिल्डिंग फ्लिकर करने लगती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके ठीक बाद लेडी की 3 साल की बेटी अपने 6 इयर्स के फॉर्म में वापस आ जाती है। वहाँ के लोग उस एबनॉर्मल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कॉल करते हैं। अब हम देखते हैं IFB डिटेक्टिव ओलिविया को, जो अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन की जांच करने के लिए आई हुई होती है। और वो महसूस करती है कि घर के कुछ हिस्से किसी भी जलने के निशान के बिना पूरी तरह से ठीक हैं, जबकि कुछ चीजें आग से पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जगह को रिकॉर्ड करने पर ओलिविया को ये भी पता चलता है कि बिल्डिंग में 3 साल पहले आग लगी थी और ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे पास्ट में हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ पार्ट टाइम में वापस टेलीपोर्ट हो गया हो। इस थ्योरी को वही लेडी सपोर्ट करती है जो बताती है कि जब उसकी बेटी 3 साल की थी तब उस बिल्डिंग में आग लगी थी और उसने भी पास्ट टाइम में टेलीपोर्ट किया था। डिटेक्टिव ओलिविया इस बात को लेकर चिंता में होती है पर शॉक नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिटेक्टिव ने लास्ट वीक में कई बार ऐसे एक्टिविटीज को देखा है। अब डिटेक्टिव उस अपार्टमेंट के चारों ओर एक स्पेशल न्यूरो रेडिएशन डिवाइस का यूज करती है। अगर लेवल हाई है तो इसका मतलब है कि आसपास की जगह ट्रेवल हुई है या फिर वो टाइम की मीडियम से ट्रेवल करेगा। अब रात में सिटी के दूसरे पार्ट में यंगस्टर का एक ग्रुप एक जंगल में पार्टी करने के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं। ये कैजुअल नाइट होती है तब तक जब तक कि अचानक उनकी कार के सामने एक ट्रेन दिखाई देती है। वो ग्रुप तुरंत ही रुक जाता है और ट्रेन के साथ क्रैश होने से बचता है। कार से बाहर निकलने पर वो ग्रुप ट्रेन को फ्लिकर करते हुए देखते हैं और फिर पूरी तरह से वो ट्रेन गायब हो जाती है। ये ग्रुप यहाँ ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं और जो भी उन्होंने देखा है उसको कंफर्म करने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट डे ओलिविया के कलीग डिटेक्टिव पीटर ट्रेन के इंसिडेंट के बारे में खबर सुनते हैं और वो स्टेशन से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अचानक ही वो अपने आप को उसी ट्रेन इंसिडेंट की लोकेशन में पाते हैं। और पुलिस ऑफिसर्स इंसिडेंट सीन पर काम कर रहे होते हैं, पर कोई भी पीटर को सडनली वहाँ पर आने पर ध्यान नहीं देता है। कंफ्यूज पीटर को कोई अंदाजा नहीं है कि वो इंसिडेंट स्पॉट पे कैसे आ गया और पीटर अपनी जांच जारी रखता है। ऐसा लगता है कि पीटर ने बिल्डिंग की तरह ही टाइम ट्रेवल किया है। ओलिविया भी यहाँ पर आई हुई होती है और उस यंग लड़के से बात कर रही होती है जिसने ट्रेन देखी थी। वो लड़का यहाँ कसम खाता है कि उसने ड्रग्स नहीं ली है और वो कंफर्म करता है कि ट्रेन के गुजरने पर उसके ट्रेन के चारों ओर एक सर्कुलर बबल देखा था। ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि ट्रेन 3 साल पहले बंद हो गई थी और तब से कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरी है। पीटर न्यूरो रेडिएशन टेस्टिंग डिवाइस से आसपास की जांच करता है और देखता है कि लड़के की कार का फ्रंट पार्ट बदल गया है, क्योंकि उसके कार के फ्रंट पार्ट ने कल रात ट्रेन के चारों ओर के बबल को टच किया था। बम्पर इतना डेलिकेट है कि जब पीटर उसे छूता है तो एक टुकड़ा उसके हाथों से टूट जाता है। पीटर अपने कलीग्स को कार के बारे में बताने के लिए मुड़ता है कि तभी अचानक वो खुद को एक कार के अंदर पाता है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होती है। पीटर को समझ में आता है कि उसने अभी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया है और अब वो ओरिजिनल टाइम पे वापस आ चुका है। ये फिनोमिनन बहुत ही अजीब है और पीटर को कोई क्लू नहीं है कि यहाँ उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पीटर ओलिविया से हेल्प मांगने से भी यहाँ बच रहा होता है। जब पीटर के कलीग्स उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस करते हैं तो वो पीटर से पूछते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ये बताता है कि
उनकी कार में न्यूरो रेडिएशन का लेवल हाई है। ये काफी अननेचुरल है, जिसका मतलब है कि ये टाइम इवेंट्स किसी तरीके की ह्यूमन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। ओलिविया यहाँ पीटर पर हार्डली बिलीव करती है, लेकिन उसके पास इस टाइम काम करने के लिए और कुछ नहीं है। अब सीन एक घर पर जाता है जहाँ प्रोफेसर केट पैशनेटली एक इक्वेशन में काम कर रही होती है। पिछले एक दशक से केट एक डिवाइस डेवलप करने के लिए काम कर रही है जो टाइम की हेल्प से ट्रेवल करता है, और हाल के वर्षों में केट इसके लिए एक प्रिंसिपल फॉर्मूला डेवलप करने के बहुत करीब है। उसका हस्बैंड रेमंड अपनी वाइफ केट से बहुत प्यार करता है और उसके सभी डिसीजन में उसका सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि केट ओवरवर्क करती है। रेमंड अपनी घड़ी में टाइमर को देखते हुए केट की ओर आता है और अजीब तरीके से वह केट को प्यार से पकड़ता है और उसे गुड बाय कहता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम बाद केट उसकी बाहों से गायब हो जाती है और उसका बोर्ड भी वहाँ से गायब हो जाता है। रेमंड आराम से लिविंग रूम में चला जाता है, जैसे कि वो ऐसे होने की उम्मीद कर ही रहा था। सरप्राइजिंगली केट यहाँ रेस्टिंग चेयर पर दीवार को घूर रही होती है। जब रेमंड उसे कॉफी लाकर देता है तो केट शॉक में होती है और केट रेमंड से पूछती है कि वो कौन है। फिर यहाँ रिवील होता है कि केट को अल्जाइमर है और रेमंड जिस पर्सन से पहले बात कर रहा था वो पास्ट की केट थी। जब केट ने फर्स्ट टाइम अपने सेंस को खोना शुरू कर दिया था तो केट टाइम मशीन बनाने के बहुत करीब थी, लेकिन केट फेल हो गई क्योंकि उसकी बीमारी उसके आगे आ चुकी थी। रेमंड बहुत दुखी हो गया जब उसकी वाइफ ने उसे पहचानने से मना कर दिया और रेमंड केट को वापस नॉर्मल करना चाहता था। एक दिन रेमंड ने केट के रिसर्च को देखा और उसने टाइम को वापस मोड़ने का एक तरीका पाया। रेमंड ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की और साबित कर दिया कि केट की स्टडी सक्सेसफुल है। रेमंड अब अपने घर को टाइम पर वापस ले जा सकता था, लेकिन 47 मिनट्स के लिए ही। पूरी सिटी में स्ट्रेंज टाइम एक्टिविटी से रिलेटेड इंसिडेंट होने के पीछे के कारण भी यही है। जब रेमंड ने फर्स्ट टाइम टाइम बेंड किया तो इसने सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में अननेचुरल अमाउंट ऑफ न्यूरल रेडिएशन की मात्रा छोड़ दी। यही कारण है कि वो पिछले 1 महीने से टाइम में आगे और पीछे जा रहा है। दूसरी तरफ पीटर, ओलिविया और उसके कलीग्स अब तक हुए टाइम शिफ्ट के लोकेशन के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। घंटों तक मैप को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इंसिडेंस फेबोनाची गोल्डन स्पाइरल को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि उन्हें एबनॉर्मल एक्टिविटीज के सोर्स का पता लगाने के लिए सेंटर के 3 स्क्वायर माइल्स एरिया में आने वाले एरिया की जांच करनी होगी। यहाँ घर पर रेमंड केट की देखभाल करता है जो क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की बात कर रही होती है। रेमंड अपनी वाइफ की इस हालत को, जो कि रियलिटी से कॉन्टेक्ट से बाहर है, ऐसे नहीं देख सकता और फिर से वो टाइम को बेंड करने का डिसाइड करता है। रेमंड बेसमेंट में चला जाता है जिसने बेसमेंट को अब लैब में बदल दिया है। इसमें कई फील्ड डिवाइसेस और प्रोजेक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि रेमंड ने पिछले सालों में कितनी मेहनत की है। रेमंड मशीन पर जाता है और कुछ बटन्स को प्रेस करता है। ये मशीन स्टार्ट होती है और रेमंड टाइमर सेट करता है नेक्स्ट 47 मिनट्स के लिए। उनका पूरा घर वापस पास्ट में चला जाता है। अब रेमंड वापस ऊपर जाता है और अपनी वाइफ को एक बार फिर अपने रिसर्च पर काम करते हुए देखता है। इस बार केट उस पर मुस्कुराती है और रेमंड को अपनी पिल्स लेने के लिए कहती है। रेमंड कई बार ये काम कर चुका है, लेकिन जब वो केट को नॉर्मल तरीके से बात करते हुए सुनता है तो उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसी टाइम पीटर और ओलिविया स्पाइरल के सेंटर के लिए अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। वे कई घरों का पता लगाते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्होंने एरिया के आसपास कुछ अजीब चीज होते हुए देखी है। ज्यादातर लोग यहाँ डेजावू की फीलिंग होने का रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी इम्पोर्टेंट उन्हें यहाँ नहीं मिलता। सर्च के कुछ मिनट बाद पीटर का एक फ्रेंड रेमंड और केट के घर के पास पहुँचता है। जैसे ही वो लॉन में जाता है वो गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट सडन अपीयरेंस के साथ गड़बड़ी करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओलिविया अपने फ्रेंड को गायब होते हुए देखती है और जल्दी से ग्रुप के बाकी लोगों से कांटेक्ट करती है। अगले कुछ मिनटों में एजेंट्स की एक पूरी टीम घर के सामने दिखाई देती है जो अंदर जाने का रास्ता तलाश रही होती है। रेमंड खिड़की से आ रही कारों को नोटिस करता है और घबराना शुरू कर देता है। वो मशीन को बंद करना चाहता है, लेकिन अगर उसने यहाँ पर जल्दीबाजी दिखाई तो स्पेस टाइम के पूरे फैब्रिक को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा एक मशीन स्टार्ट होने के बाद रेमंड के पास इसे बंद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो अब तक इसे पूरी तरह से चलने दे रहा था। अब पकड़े नहीं जाने का एकमात्र तरीका ये है कि वो टाइम की शिफ्ट को परमानेंट कर दे और इसके लिए रेमंड को अपनी
वाइफ की हेल्प चाहिए होगी। रेमंड कंफ्यूज्ड केट को बेसमेंट में लेके आता है और उसे पूरे बेसमेंट दिखाता है। केट को फ्यूचर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं पता है, इसीलिए बेसमेंट और रेमंड की बातों से वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फाइनली रेमंड उसे बताता है कि उसने उसके प्रोजेक्ट पर 3 साल काम किया है और एक टाइम मशीन बनाई है। रेमंड केट को एक जीनियस कहता है और केट को इसे परमानेंट बनाने के लिए हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो हमेशा के लिए एक साथ रह सके। केट अभी भी कंफ्यूज्ड है और वो बोलती है कि उसके प्रोजेक्ट को एक थ्योरी ही रहना चाहिए था क्योंकि वो कभी भी नेचर के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन रेमंड का मानना है कि केट ने अपनी लाइफ में इसके लिए बहुत कुछ किया है और उसे वापस देने का ये एकमात्र तरीका है जिससे वो उसे बचा सकता है। केट रेमंड से अपना फ्यूचर पूछती है जहाँ उसे अपने अल्जाइमर डिजीज के बारे में पता चलता है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि रेमंड टाइम ट्रेवल को रोक दे। बाहर ओलिविया घर के करीब आती है और एक केमिकल स्प्रे करती है। सही लाइटनिंग में एक बड़ा टाइम बबल पूरे घर को कवर करते हुए देखा जा सकता है। ओलिविया अंदर जाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करती क्योंकि उसने देखा था कि उसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ था। इसके साथ ही पीटर घर के आसपास के एरिया को स्टडी करना जारी रखता है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट टाइम रिलैप्स कहाँ होने वाला है। नेक्स्ट टारगेट एरिया एक नदी के नीचे सुरंग है जो 4 साल पहले मौजूद नहीं थी। अगर टाइम लैप्स होता है और सुरंग गायब हो जाती है तो इसके अंदर बहुत से लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तभी एरिया को खाली करने का अलर्ट दे दिया जाता है, जबकि मशीन को रोकने के लिए घर में घुसने की कोशिश अभी भी जारी है। पीटर का साइंटिस्ट फ्रेंड एक मैग्नेटिक वेस्ट भी बनाता है जो टाइम जोन के अंदर होने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। ओलिविया अंदर जाना चाहती है लेकिन पीटर, जिसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड है, उसको ये काम सौंपा जाता है। जब वो बबल के अंदर पहला कदम रखता है तो हर कोई अपनी सांस यहाँ पर रोक लेता है, पर यहाँ मैग्नेटिक वेस्ट काम करने लगता है और वो बस घर में चला जाता है। वो जल्द ही बेसमेंट को ढूंढने लगता है लेकिन मशीन को बंद करने से पहले रेमंड आकर पीटर के सिर पे मार देता है और उसे वहाँ पे बेहोश कर देता है। केट रेमंड के ऐसा करने से खुश नहीं है, लेकिन रेमंड का यहाँ पे कहना है वो उसके लिए ये सब कर रहा है। साथ ही नदी के अंदर की सुरंग गायब होने लगती है जहाँ पानी अंदर बहने लगता है जो फिजिक्स के हर रूल्स को डिसोबे करता है। यहाँ घर पर रेमंड और केट बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि केट नहीं चाहती कि वो उसके साथ एक बबल में रहते हुए अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दे। पीटर बैकग्राउंड में जागता है और वो मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर जल्दीबाजी में मशीन बंद किया गया तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में दरार आ जाएगी। इसीलिए पीटर यहाँ पे रुक जाता है। पीटर उस कपल को सुरंग के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि अगर मशीन काम करना जारी रखती है तो बहुत से लोग मर जाएंगे। केट तुरंत इसे बंद करने के लिए अग्री हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब रेमंड पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। इमरजेंसी के टाइम पे पीटर लोगों की लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है और ऑफिशियल्स के साथ नेगोशिएट पर बात करने के लिए अग्री भी हो जाता है। जब मशीन पर हाफ मिनट ही बचते हैं और सुरंग में बाढ़ आने वाली होती है तो केट इक्वेशन को पूरा कर लेती है। घर के चारों ओर टाइम बबल गायब हो जाता है और सुरंग बच जाती है और केट दोबारा बीमार हो जाती है। नेक्स्ट डे घर पूरा क्लियर हो जाता है और नेगोशिएशन के हिसाब से रेमंड को फ्री कर दिया जाता है। सब कुछ एंड होने के बाद रेमंड केट की बुक पर वापस जाता है और उस फॉर्मूले को फिर से बनाने की कोशिश की उम्मीद करता है, लेकिन वो देखता है कि केट ने फॉर्मूले पर पेंट कर दिया है ताकि वो फिर से वही गलती ना करे। एंड सीन में रेमंड एक मैसेज पढ़ता है जहाँ केट उसे रिपे करने का कहती है और उसे और अपनी लाइफ को पूरी तरह जीने का कहती है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक R4U चैनल के बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।